नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल अपनी साइकोलॉजी की मेगा क्लास हुई थी। तो ऐसा है कि कल जयपुर में इंटरनेट कल शाम को ही चला है। तो जिन विद्यार्थियों को ये ध्यान नहीं हो कि कल साइकोलॉजी की मेगा क्लास हुई थी, तो ये लगभग 1 घंटा 40 मिनट की मैंने क्लास दी थी वो। और उसके अंदर आपकी साइकोलॉजी की पहली यूनिट जो है वो लगभग 90% तक कवर हो गई। उसमें मतलब एक संज्ञानात्मक विकास बाकी है, जो मैं सप्ताह में कभी भी समय सेट होने पे आपको करवा दूंगा। जीन पियाजे वाला तो वो भी करवा दूंगा, ठीक है। तो कल वाली जो क्लास है वैसे 55 से 60 हजार विद्यार्थियों के बीच में देख चुके हैं। अभी 24 घंटे हुए हैं लगभग उसे। और वो क्लास मतलब एक तरीके से यूं समझ लो कि 7-8 घंटे का एक निचोड़ है। और साइकोलॉजी के लिए उसे जरूर देख लेना यदि नहीं देखी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और उसमें से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। और बात करें साथियों कि अब कई सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हमारे जिले में वन लाइनर नहीं पहुंची है, ये वो। तो ये तीनों की तीनों वन लाइनर अब लगभग 33 जिलों में सभी जगह पहुंच चुकी है। क्योंकि नेट बंदी से और ये जो बंद हुआ था अभी राजस्थान बंद, इस कारण थोड़ी सी डिले हुई, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी बंद हो गई थी। तो अभी पहुंच चुकी है और काफी सारे विद्यार्थी तो मतलब इस तरीके से लिखी हुई है इसको कि बहुत रैपिड स्पीड से आप पढ़ सकते हो। तो कई सारे विद्यार्थियों ने तो मतलब इतनी प्रेम बताया इस पे कि आधी आधी पढ़ ली है। लगभग ऐसे मेल मैसेज आए हुए हैं कि सर हमने इनको पढ़ ली है और हम 20 दिन में 2 बार पढ़ लेंगे इन्हें। तो निश्चित ही आप पाओगे कि वास्तव में आपके रैपिड रिवीजन एक समग्र जो आपको संकलन जो मिलना चाहिए वास्तविक क्रमबद्ध तरीके से, वो चीज इसमें देने का प्रयास किया है। तो अंतिम 21 दिन के लिए अतिरिक्त अंक है। तो अंतिम 21 दिन के अंदर आप पढ़ भी सकते हो इसे बहुत अच्छी तरीके से, और बेहतर साबित हो रही विद्यार्थियों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। और बाकी जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या जिन्होंने मांग कर रखी थी, उन्हें बता दूं कि साइंस की और एसएसटी की दोनों के मेगा टेस्ट यानी कि पूरे मॉडल पेपर जो बिल्कुल अपने कहें कि ब्लूप्रिंट के आधारित प्रश्न जो है वो सारे के सारे आपको 11-11 इसमें दे रखे हैं। और देख लेना जिनको भी ज्वाइन करने हैं, वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ऑलरेडी दे रखी है। कभी भी ज्वाइन करोगे तो वो स्टार्ट से ही टेस्ट आपके शुरू होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप लोगों का प्रेम इतना ज्यादा है कि कभी कभी है ना 1-1 मिनट में 3-3 4-4 हजार सबमिट आते हैं 1 मिनट के अंदर ऐप पर। तो वहां पे जो है स्पीड ऐप की थोड़ी सी टूट जाती है। तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। मान लीजिए कि बिल्कुल आराम से चल रहा है आपका, जैसे सुबह और दोपहर को यदि आप चलाओगे बहुत अच्छा चलता है। मान लीजिए कि 2-3 सेकंड में ही आपके ऐप सबमिट हो रहा है, खुल रहा है। तो जब बहुत ज्यादा लोड होगा, उस पर बहुत ज्यादा विद्यार्थी यूज करेंगे, तो उस समय जो आपको 8-10 सेकंड तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो वहां पे धैर्य रखें आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कुछ जैसे बच्चे जो होते हैं तुरंत मैसेज करते हैं टेक्निकल टीम को कि सर ये समस्या है, उसी समय उनके द्वारा चलाकर देखा जाता है टेक्निकल टीम के सदस्यों का। तो वही है, थोड़ा सा 8-10 सेकंड वेट करें, आप पे खुलता है टेस्ट बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से और सबमिट भी होता है। बस थोड़ा धैर्य रखें। ये जरूर देखें कि लाइब्रेरी में नेटवर्क कम पकड़ता है, नेटवर्क रेंज और अपने मोबाइल की रैम की स्पेस यानी मोबाइल के अंदर जो स्पेस है उसे जरूर चेक करें। कई दफा तो वो उनके वहां पे होता नहीं है, तो इस वजह से भी समस्या होती है। बाकी 50,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ऐप से और इतनी किसी की कोई समस्या नहीं है। 1-2% के होती है तो वो थोड़ी सी तो क्या धैर्य की कमी होती है। एक पिक टाइम का ध्यान रखें, दोपहर को 4 बजे से 6:30 बजे तक और रात को 9 से 11 के बीच में बहुत जबरदस्त पिक टाइम होता है। उसी समय 1-1 मिनट में 3-3 4-4 हजार सबमिट आते हैं टेस्ट पे। तो आप समझ सकते हो कि उस समय कितना लोड होता है। तो वो थोड़ा सा अवॉइड करके आप अपने हिसाब से उसको सेट कर देना। बाकी ऐसा नहीं है कि सर्वर जैसी कोई समस्या नहीं है। मंथली लाखों रुपए का सर्वर पे वहन हो रहा है ऑलरेडी। कितना ही बड़ा ले लो आप, सरकारी सर्वर कितने ही बड़े होते हैं, आप जब एकदम उस पर टूट पड़ते हो तो उनकी भी स्पीड डाउन होती है। तो इसका यही है, आप जब एक्टिव यूजर बहुत ज्यादा होते हैं तब ये समस्या होती है। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें और धैर्य के साथ में अभ्यास करें। बहुत बढ़िया तरीके से अभ्यास आपका हो जाएगा और गुणवत्ता युक्त अभ्यास होगा, ठीक है ना। चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं भारत की कृषि, ठीक है। राजस्थान की कृषि वैसे सेकंड ग्रेड वाले उसके अंदर सिलेबस में मैंने करवा दी थी, क्लास भी उसमें मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज पढ़ने जा रहे हैं भारत की कृषि। रैपिड रिवीजन की दृष्टि से पढ़ेंगे, जो चीजें सीधी पूछी जाती है एग्जाम में वो पढ़ेंगे।
ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पूरी कृषि आ जाएगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कवर जरूर आपके हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। देखो साथियों, सबसे पहले अपना जो भारत के इसके अंदर टॉपिक का नाम है कृषि और कृषि की फसलें। देखो ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा भी जैसे आप पढ़ते हो तो जैसे सर्वाधिक कौन सी कहां पे है, ये आपकी क्रांतियां, और आप जैसे वैज्ञानिक इनकी जो अपने नाम होते हैं फसलों के, वो इनकी किस्में वगैरह, ये थोड़ा सा आप अपने स्तर पे भी देखें। काफी सारी चीजें मैं इसमें करवाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा आप अपने स्तर पे भी देख लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे कि ये जिस तरीके से अपनी क्लासेस चलती है उसी पे आधारित वन लाइनर है। तो ये वन लाइनर अभी दी भी इसलिए गई है कि सारी क्लासेस, मान लो इतनी जल्दी सारी क्लासेस आ नहीं सकती, लेकिन आप उसमें बहुत जल्दी तेजी से पढ़ पाओगे, और यहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आती है तब आप यहाँ पे समझ भी सकते हो उसको, ठीक है ना। चलिए देखो साथियों, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न नहीं आता, ये प्रश्न आता है। मानसून का जुआ कहा जाता है, क्यों? जुआ कैसा खेल है भाई, बाजी आ गई तो आ गई, नहीं गई तो फिर सब कुछ ही लेके गई। तो यही है मानसून का जुआ। मानसून जिस समय अच्छा होगा तो बारिश अच्छी हो जाएगी, तो फसल अच्छी हो सकती है, नहीं हुई तो फिर गए सब। तो इसलिए भारतीय कृषि जो है वो मानसून पे आधारित है। तो ये मानसून का जुआ है एक तरीके से, ठीक है ना। भारत के लगभग साथियों 50% से ज्यादा, यानी कि 50% से ज्यादा आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है। तो भारत की लगभग 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहती है। भारतीय कृषि वर्ष जो है, ये पूछा जाता है प्रश्न, 1 जुलाई से 30 जून कृषि वर्ष माना जाता है, ठीक है। 1 जुलाई से, अब देखो जुलाई स्टार्ट हो गया, 1 जुलाई से लगाकर 30 जून तक माना जाता है कृषि वर्ष। जैसे अलग अलग वर्ष होते हैं ना, वित्तीय वर्ष अलग होता है आपका, कैलेंडर वर्ष अलग होता है, अपने विद्यालयों के सत्र अलग होते हैं, तो इसी तरीके से इनका कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून तक। भारत में साथियों सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो कुओं और नलकूपों द्वारा होती है। ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न बन सकता है, सर्वाधिक सिंचाई। अब ऐसा है, रैपिड कोर्स से भी लैब असिस्टेंट में बहुत सारे प्रश्न बने हैं। रैपिड क्लासेस अभी शुरू की है, ये 20वीं क्लास है, उससे भी बने। तो एक एक लाइन यहाँ पे स्लाइड पे जो आ रही है लाइन, वो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कुओं और नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। कृषि जो है साथियों राज्य सूची का विषय है। अपने पॉलिटिकल में पढ़ते हैं, 3 सूचियां हैं, समवर्ती, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये जो है राज्य सूची का विषय है। बात करें साथियों कृषि फसलों की, तो कृषि फसलों को उनको बोने के और कटाई के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है आपके खरीफ की फसलें, एक है रबी की फसलें, और एक है जायद की फसलें। अब यहाँ पे समस्या विद्यार्थियों के साथ ये होती है कि खरीफ की कौन सी है फसल, रबी की कौन सी है, और 50% चांस कृषि में से यहां से प्रश्न बनने का होता है। तो विद्यार्थी होते हैं कंफ्यूज। तो यहाँ ऐसा है कि मैं आपके कंफ्यूजन मिटा दूंगा अगली स्लाइड में, बिल्कुल ट्रिक के साथ में। रबी, खरीफ और जायद आपको आज के बाद भूलोगे नहीं, बिल्कुल चिपक जाएगी दिमाग के अंदर। सबसे पहले देखते हैं, देखो सबसे ज्यादा जो साथियों फसलें होती है भारत में वो खरीफ की होती है 62%, ठीक है। उसके बाद में रबी की होती है 24%, और फिर होती है जायद की 14%। जायद की तो मतलब चौमासू फसलें हैं, ये सब्जियां, तरबूज, मतीरे वगैरह, ये सब। सबसे ज्यादा खरीफ की है, यदि याद नहीं रहे, वहां पे दिमाग बनना जाए एग्जाम के अंदर, तो याद रखना कि खरीफ, रबी और जायद है। जायद तो देखो कम ही होगी, सबसे पहली बात, जायद को तो आप अलग ही रखो, कम होगी। रबी और खरीफ में कंफ्यूज हो गए तो ध्यान रखना कि खरीफ की जो फसलें हैं उसमें 3 अक्षर है, ज्यादा है, तो ज्यादा जो फसलें उत्पादित होती है वो खरीफ की होती है, ठीक है ना। इसी खरीफ की फसलों को साथियों सियालू भी कहते हैं, क्योंकि देखो ये जो है अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, तो जब इसको काटने का जो समय होता है उसके नाम से पुकारा जाता है। तो ये सियालू कहलाती है, ये कहलाती है उनालू, और ये कहलाती है चौमासू। अब सियालू यानी कि खरीफ के अंदर जो सर्वाधिक फसल होती है साथियों वो चावल की होती है। खरीफ के अंदर सबसे ज्यादा बोई जाने वाली जो फसल है, उत्पादित की जाने वाली है, वो चावल है। रबी के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादित की जाने वाली फसल गेहूं है, और यहाँ पे तो पूछना ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सब आ जाती है। तो वैसे देखा जाए तो सब्जियां हैं आपके, और ये चारा वगैरह है, वो सब इसके अंदर शामिल है। तो यहाँ पे सर्वाधिक पूछने का आपके सवाल ही नहीं कि यहाँ पे सर्वाधिक आपको पूछा जाए, सर्वाधिक पूछा जाता है यहाँ से और यहाँ से, ठीक है ना।
तो इस स्लाइड, ये जो प्रारंभ की स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहली स्लाइड, हमेशा उसे ध्यान से पढ़ा करें। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़ना ही पड़ेगा, आप अगर मना करो तो भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आ गए हैं अपने ब्रह्मास्त्र। ये सारा ऐसा है, ये मिलेगी आपको वन लाइनर में दे रखी है। अब कई जने ऐसे मत सोच लेना भारत की आप ज्योग्राफी वाली पढ़ने लगोगे, जैसे मेरे सामने यहाँ पे पड़ी है ये भारत की ज्योग्राफी वाली, ये भूगोल और अर्थव्यवस्था वाली पुस्तक है। जैसे ये पढ़ने लग गए और भारत की जब आप ज्योग्राफी के अंदर कृषि पढ़ोगे वहां पे आपको ये ट्रिक नहीं दिखेगी, तो डरना मत। ऐसा नहीं है कि ट्रिक किताब में नहीं है, राजस्थान वाला इसी के अंदर जुड़ा हुआ है। राजस्थान वाला पार्ट भी, राजस्थान वाले पार्ट के अंदर जो भारत वाले में नहीं है ना, वो राजस्थान की कृषि वाले पार्ट में दे रखा है। ठीक है, तो वहां घबराना मत, ये दे रखी है। यदि इसे नहीं भी लिखोगे और आपके पास में ये है, तो ये ऑलरेडी अपनी जो वन लाइनर है वो नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही है। ठीक है, चिंता मत करना। अब देखो साथियों, रबी की फसल है, उसकी एक ट्रिक है, इसको याद की, मतलब इसको याद कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है ना? रब्जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमरा इसे सर से पकड़ तारे पर फेंक दो। ये बस यही है, रब्जी अगर चाहे, रब्जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमरा इसे सर से पकड़ तारे पर फेंक दो। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा याद होने के बाद, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये टॉपिक मैं ऑलरेडी 4 महीने पहले पढ़ा चुका हूं। काफी सारे विद्यार्थियों के मुंह पे ये ट्रिक याद है उन्हें। तो रब्जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमरा इसे सर से पकड़ तारे पर फेंक दूं। बस ऐसा है कि जैसे कोई किसी को कहानी सुनाई है, कई जना कहे कि गुरुजी इतनी ट्रिका याद नहीं है, कोई जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है ट्रिक याद करनी, सीधा याद करो। सबसे पहली प्राथमिकता सीधा याद करो। सीधा याद हो ही नहीं रहा और अपन देख रहे हैं अभ्यास में कि हमारे सवाल गलत हो रहे हैं, फिर आपको इस पे आना पड़ेगा। ठीक है ना? जब जरूरत महसूस हो। ऐसे जरूरी दुनिया में कुछ भी नहीं, हम थे तो यूं। अब कई जने ऐसे पूछते हैं कि सर ये चीज जरूरी है क्या, टेस्ट ज्वाइन करना जरूरी, सब सुविधाएं हैं, जरूरी है क्या, क्लास देखनी जरूरी, ये वाली क्लास नहीं देखें तो जरूरी है क्या? अरे जरूरी क्या है दुनिया में? कुछ भी नहीं है। जिंदा रहना है तो रोटी कपड़ा मकान जरूरी है और सांस लेना जरूरी है, उसके अलावा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है ना? अब जरूरी क्या है, अपनी जरूरत के हिसाब से जरूरी होती है, किसी की जरूरी होती है किसी की नहीं होती है। हमसे पूछोगे, ये सुविधा है सारी, पुस्तक कोई आ रही है सुविधा है, क्लास आ रही है सुविधा है, मतलब जो भी चीज आ रही है, टेस्ट सीरीज अभ्यास किसी को करना है तो सुविधा है भाई, जरूरी कुछ भी नहीं होता है। हमसे ही पूछते जरूरी है या नहीं है। भाई मैं जिस चीज के लिए प्रयास कर रहा हूं तो उसमें से आपको फिर देखना है कि हमारे लिए जरूरी क्या है, वो चीज देखनी। जरूरी तो सांस लेनी भी नहीं है, छोड़ दो, छोड़ना मत, पापा पड़ जाए जान रहा। ठीक है, रब्जी अगर चाहे तो रब से तो क्या ले लेना है, रबी। ठीक है ना? रब से क्या ले लेना है, रबी की फसलें हैं। जी से आ जाएगा आपके साथियों जीरो, जीरो बेरी, जीरा आ जाएगा। ठीक है, यहां अ से आ जाएगा आपके अलसी। ठीक है, जीरो जीरो बेरी, जीरो एक आपके गीत भी है, लोक गीत भी है इसके अंदर। फिर आ जाएगा गेहूं, जो रबी की सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है आपके गेहूं। ठीक है ना? इसके बाद में आ जाएगा साथियों चना, जो दलहन में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल आपके कौन सी होती है, चना होता है। कैसे कैसे पता लगाओगे यदि पता नहीं हो? भाई भजिए खाओगे तो किसके खाओगे, बेसन के। मिर्ची वड़े खाओगे तो किसके खाओगे, बेसन के। ठीक है, और बहुत सारी चक्कियां खाओगे तो बेसन की। बहुत सारी चीजें जिसमें बेसन काम में आता है, बेसन बनता है चने की दाल से। तो दलहन में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी है, चना है, च से चना। और यहां से ऐसे का ऐसे आपके आ जाएगा अरबी, और यहां से आ जाएगा आपके ऐसे का ऐसे सूरजमुखी, सूरजमुखी। ठीक है, सूरजमुखी से तेल भी प्राप्त किया जाता है। यहां से आ जाएगा आपकी जौ। ठीक है, इसके बाद में यहां से काला सोना, अफीम, काला सोना इसे भी कहते हैं, काला सोना खनिज तेल को भी कहा जाता है। यहां से आ जाएगा आपके धनिया, यहां से आ जाएगा आपके मटर। ठीक है, यहां से आ जाएगा राई, यहां से आएगा साथियों इसबगोल। ठीक है ना? इसके बाद में आपके ये सर, सर से आ जाएगा सरसों, सरसों। ठीक है, इसके बाद में यहां से आएगा
तारामीरा, तारामीरा, ठीक है। ये सारी चीजें आ गई आपकी कौन सी, रबी की फसलें। कौन सी आ गई, रबी की फसलें सारी सारी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे और आपके मेंशन कर रखी है, तो जब स्लाइड दूंगा आपको तो ये और भी आपके क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़े। हाँ, अब आ गई साथियों आपके खरीफ की फसलें। कौन सी आ गई, खरीफ की फसलें। अब खरीफ की फसलों में देखो, खरीफ चचा वार वार कह रहा कि गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। मुझे याद है तो आपको भी याद हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहां से तो बताने का काम नहीं है कि खरीफ ही आएगा यहां तो, ठीक है। यहां पे अब लेना है आपको, यहां ध्यान रखना साथियों थोड़ा सा, यहां से आएगा चवला, ठीक है ना, जिसे चौला भी बोला जाता है, और यहां से आएगा चावल। एक चीज स्पेशल ध्यान रख लेना कि चना जो है वो रबी में चला जाएगा, और यहां पे अपने चवला और चावल लेना है, ठीक है। फिर यहां से आ जाएगा ग्वार, यहां से आ जाएगा ज्वार, ठीक है। इसके बाद में यहां से आ जाएगा आपके कपास, हड़प्पा सभ्यता में अपन ने पढ़ा है इसको, ठीक है। फिर ये हरा से लेना है अरहर, अरहर, इस हर को मैंने मेंशन किया है यहां। फिर यहां से आ जाएगा आपके गन्ना, गन्ना, यहां से आ जाएगा मक्का, और ये जो शब्द है इससे आएगा आपके अरंडी, क्या आएगा, अरंडी। उसके बाद में यहां से सीधा का सीधा आएगा मूंगफली, मूंगफली गुजरात में ज्यादा होती है, राजकोट के अंदर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसको छोड़ देना है, यहां से आएगा आपके सीधा का सीधा सोयाबीन, ठीक है। यहां ऊ से आएगा उड़द, और यहां से आएगा मोट। अभी मोट जो है बीकाजी भुजिया, बीकानेरी भुजिया जो है वो मोट से बनाई जाती है कुरकुरी बनाने के लिए। हालांकि उसके लिए जो वातावरण बहुत ज्यादा प्रभावित मतलब प्रभावशाली होता है, जिसके कारण बीकानेर में इसीलिए ज्यादा होती है ये, क्योंकि वहां का मौसम इसके अनुकूल है। तो ये हो गया साथियों आपके खरीफ की फसलें, आपको याद हो जाएगी इससे बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसके बाद में बात करते हैं साथियों जायद फसलों की, ठीक है। जायद फसलों की ये ट्रिक है, जात खात कसमती, जात खात कसमती। तो सबसे पहले यहां से तो ले लेना है जायद, यहां से आ जाएगा आपके, अच्छा यहां से पहले ले लेते त से तरबूज, त से तरबूज, ख से आ जाएगा खरबूजा, खरबूजा, और यहां से आ जाएगा वैसे तोरई, सब्जी में आ जाएगी वैसे ये। यहां से आएगा आपके ककड़ी, ठीक है। यहां से आएगी सब्जियां, और यहां से आएगा मतीरा। एक राजस्थान में मतीरे की ड्राढ़ युद्ध भी हुआ था, मतीरे को लेकर युद्ध हो गया, बेल एक जगह आ गई, मतीरा दूसरे में आ गया, करण सिंह अमर सिंह भिड़ गए, ठीक है ना। ये मतीरे की ड्राढ़ एक युद्ध भी हुआ था। चलिए ये आपके याद रखना। अब देखो साथियों, भूमि उपलब्धता के आधार पर कृषि को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है गहन कृषि और दूसरी है विस्तृत कृषि। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, दो चीजें ध्यान रखनी है, एक जगह आबादी ज्यादा भूमि कम, एक जगह भूमि ज्यादा आबादी कम। तो गहन कृषि जो है उसके अंदर भूमि कम है, यानी कि भूमि कम है, जनसंख्या का लोड ज्यादा है, तो जनसंख्या अधिक है। और यहां पे यदि देखें विस्तृत के अंदर तो भूमि बहुत है, विस्तृत है बिल्कुल, भूमि अधिक है लेकिन जनसंख्या कम है। तो ये आती है विस्तृत कृषि के अंदर, ये आती है आपके गहन कृषि के अंदर। पूछा जाता है सवाल कई बार ऐसे का ऐसे। फिर देखो साथियों, समोच्च कृषि जो है, पहाड़ी ढालों के विपरीत जो कृषि की जाती है पहाड़ी नुमा, वो कहलाती है आपके समोच्च कृषि, ठीक है। मोनोकल्चर, मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनो में क्या है, एक वर्ष एक खेत एक फसल, एक वर्ष में एक खेत में जब एक ही फसल उगाई जाती है तो वो आ जाती है आपके मोनो कृषि के अंदर। ड्यूओ, ड्यूओ का मतलब होता है दो, तो यहाँ पे वर्ष और खेत तो एक ही रहना है लेकिन वहां फसल उगाई जाएगी दो, तब वो आएगी ड्यूओ कल्चर के अंदर। ओलिगो कल्चर के अंदर आ जाता है साथियों, एक वर्ष एक ही खेत है लेकिन तीन फसलें उगाई जाती है, रबी की भी उग रही है, खरीफ की भी उग रही है, जायद की भी उग रही है, तो वो आती है ओलिगो कल्चर। और रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, चार या चार से अधिक, ठीक है ना, चार या चार से अधिक,
और अधिक बार भी होती है, तो 4 या 4 से अधिक बार फसल उगाना वो आ जाता है आपके रिले क्रॉपिंग के अंदर। तो ये थोड़ी सी चीजें जानकारी आपको साथ में ध्यान रखनी है। अगली स्लाइड पे आ जाते हैं साथियों, एक होती है जीवन निर्वाह कृषि। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। जब कृषि करने का कोई व्यापारिक व्यवसायिक उद्देश्य ना हो, सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए कि भाई इतने गेहूं खाने हैं, इतने गेहूं उगाए, अपने पेट भर गया, फिर बस अगली बार बोने के लिए थोड़े से रख देंगे, वो है आपके जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है ना, सिर्फ जीवन के निर्वाह के लिए जो की जाती है। तो उसमें क्या होता है, जीवन निर्वहन प्राथमिकता होती है। मिश्रित कृषि यानी कि खेती तो हो ही रही है, साथ में पशुपालन भी किया जाता है। अधिकांश होता है ये, जिनके खेत होते हैं उनके पशु भी होते हैं। तो खेती के साथ में जब पशुपालन भी किया जाए तो वो आ जाती है आपके मिश्रित कृषि के अंदर। ये साथियों ये प्रश्न बनते हैं ऐसे कैसे, ध्यान रखना। फिर एक होती है स्थानांतरित कृषि, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। स्थानांतरित यानी स्थान का अंतरण, स्थान बदलेगा, करते क्या है, ज्यादातर ये जो है आदिम जनजाति आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा जैसे घास है या जंगल है, तो जंगल को जला दिया, जंगल को जलाने से वो राख हो गई। राख थोड़े समय तो खाद का काम करेगी 3-4 साल, लेकिन उसके बाद में वो जमीन हो जाएगी बंजर। तो 3-4 साल में बाद वो जमीन को बदल के दूसरी कई जगह आग लगाकर वापस वहां पे साफ करके फिर ऐसे खेती करते हैं, वो होती है स्थानांतरित कृषि। ये न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में सभी जगह ये लगभग की जाती है, बहुत जगह। तो यहाँ पे अपन इसको पढ़ते हैं, ये मैंने आपको समझा ही दिया है ये चीज। स्थानांतरित कृषि के साथियों नाम पूछ लिए जाते हैं, बहुत जगह अलग अलग नाम पूछे जाते हैं। तो अपन यहाँ पे भारत में जो स्थानांतरित कृषि को कहते हैं उनको पढ़ते हैं, जिसमें से अपने वालरा, दजिया, चीमाता, ये राजस्थान में भी पढ़ते हैं अपन। वालरा जो कृषि होती है वो जंगल में सीधी आग लगाकर वहां पे की जाने वाली कृषि जो होती है वालरा कृषि। ये वालरा कृषि ज्यादातर गरासिया और शहरिया आदि जनजाति द्वारा की जाती है। ठीक है। दजिया कृषि जो होती है साथियों मैदानों में आग लगाकर की जाने वाली है, जो भीलों द्वारा ज्यादा की जाती है। और चीमाता जो है वो पहाड़ों पर की जाने वाली कृषि है, पहाड़ी ढालों पर आग लगाकर साफ करके की जाने वाली, और ये भी भीलों द्वारा ज्यादा की जाती है। तो ये इनमें से प्रश्न हूबहू बनते हैं, ऐसे कैसे, ध्यान रखना। फिर ये इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं उपनाम से। झूम और झूमिंग, असम में इसे झूम या झूमिंग कहा जाता है, या तो झूम कह देते हैं या झूमिंग। चोनम कहा जाता है केरल के अंदर, पोडू या पाई कहा जाता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर, बीवर, मसान, कुमारी आदि कहा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, दीपा के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। और भी ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं इसके, जैसे वियतनाम में रे कहते हैं, अपने मैक्सिको में मिल्पा वगैरह ऐसे कहते हैं। ठीक है ना, वेनेजुएला में कोनू को, बहुत सारे अलग अलग स्थान पर बहुत सारे अलग अलग नाम है इसके। तो ये प्रश्न जो है कृषि से संबंधित, स्थानांतरित कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों अपन हरित क्रांति, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। हरित क्रांति यानी कि एक तरीके से उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि करना, उन्नत किस्मों को उत्पादित करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। विश्व के अंदर साथियों हरित क्रांति का जो जनक माना गया वो नॉर्मन बोरलॉग को माना गया। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी कृषि से संबंधित दिया जाता है। भारत के अंदर जो जनक माना गया वो एमएस स्वामीनाथन को माना गया है। किसको? एमएस स्वामीनाथन को। भारत में इसकी शुरुआत 1967-68 के अंदर मानी जाती है। ये स्लाइड पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। द्वितीय हरित क्रांति का टाइम पीरियड माना जाता है 1983 से 84। फिर बात करते हैं श्वेत क्रांति की। तो श्वेत क्रांति से संबंधित है वर्गीज कुरियन, और श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है ना, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1970 का। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का भी आप ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर अन्य क्रांतियों की बात करें तो पीली क्रांति सरसों से संबंधित है, गुलाबी क्रांति जो है साथियों झींगा मछली से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, गोल क्रांति गोल गोल आलू कचालू बेटे कहां गए थे, तो आलू से संबंधित है, रजत क्रांति अंडों से संबंधित है, बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है, सुनहरी क्रांति वैसे बागवानी से संबंधित है, लेकिन कई जगह इसको खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित भी बताते हैं। ठीक है, ग्रे और धूसर क्रांति जो है उर्वरक और सीमेंट उत्पादन से संबंधित है, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से संबंधित है, और अमृत क्रांति के जो जनक थे वो मोक्ष मुंडम विश्वेश्वरैया थे, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में साथियों ये इस क्लास की अंतिम स्लाइड है, और ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है।
ठीक है ना, प्रश्न बहुत बनते हैं। यदि बात करें अब सर्वाधिक की, तो भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन। चावल का कटोरा जो माना जाता है वो छत्तीसगढ़ को माना जाता है। धान का कटोरा आंध्र प्रदेश को माना जाता है। बहुत सारे प्रश्न अलग अलग बनते हैं इसमें, थोड़े थोड़े शब्दों के फेर से। सर्वाधिक साथियों गेहूं का उत्पादन यूपी के अंदर होता है, और यदि प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन यदि पूछे तो पंजाब के अंदर होता है। पंजाब में जो है उर्वरक वगैरह बहुत काम में लिए जाते हैं, और क्योंकि वहां पे देखो पंजाब में मैदान है और कृषि बहुत तगड़ी व्यवस्था है कृषि की, तो वहां पे मतलब खाद वगैरह बहुत ज्यादा काम में ली जाती है। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन यदि बात करें तो पंजाब में ज्यादा है। सर्वाधिक ज्वार उत्पादन साथियों महाराष्ट्र के अंदर है, और ज्वार को गरीब की रोटी भी कहा जाता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन साथियों आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, और मक्के का सूखा चारा जो है वो साइलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? साइलेज। मक्का, सफेद मक्का, पीला मक्का बहुत सारा होता है राजस्थान में भी, ठीक है ना। तो ज्यादा बताते हैं कि सेवन मक्के का लगातार बहुत ज्यादा सेवन करने से नजरें, आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर होने का बताया जाता है। सर्वाधिक बाजरा उत्पादन अपना राजस्थान, बाजरे की सोगरा, ठीक है ना, मारवाड़ी में भोगरो ही क्या है, बाजरे का सोगरा, और अपने कौन सा सरसों का नहीं, मक्के की रोटी सरसों का साग पंजाब वाला वो अलग है। बाजरे की सोगरा बाजरे का, और पचकूटे का साग या फिर कड़ी, ठीक है ना, वो है राजस्थान का मजा। तो बाजरा। सर्वाधिक जौ उत्पादन साथियों एमएच यानी महाराष्ट्र के अंदर। सर्वाधिक दालों का उत्पादन दलहन का एमपी के अंदर। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन भी एमपी के अंदर। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात, और गुजरात में भी राजकोट प्रसिद्ध है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र एमएच के अंदर। सर्वाधिक कहवा का उत्पादन कर्नाटक के अंदर। सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम के अंदर होता है, और चाय जो है बौद्ध संप्रदाय का मतलब पेय पदार्थ माना जाता है बहुत ज्यादा। ये था रैपिड रिवीजन, ठीक है ना, रैपिड क्लास। आज वास्तव में रैपिड चलाई है मैंने, बिल्कुल ही। और ये इस रैपिड क्लास के अंदर आपके मतलब कृषि से संबंधित बहुत सारी चीजें आपके कवर हो गई है, ठीक है। स्लाइड आपको मिल जाएगी कल टेलीग्राम ग्रुप में, साइकोलॉजी की स्लाइड डाल चुका हूं। फिर वापस कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया साबित होगी आपके लिए वन लाइनर। हाँ, 1 महीना डिले प्रोजेक्ट जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी समय पर मिला है, ये मान के चले, क्योंकि उसमें ज्यादा समय नहीं लगना, वो इस तरीके से ही दी गई है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं होते हुए भी सिर्फ मैं कह रहा हूं या मैंने लिखी है इसलिए आपको लेनी है, ऐसा नहीं है। वहां जाकर पूरी तरीके से देखें, आधा घंटा लेकर देखें वहां पे, ठीक है, बुक सेलर के पास। यदि लगता है हाँ वास्तव में चीज हमारे काम की और इसको हम इन 20 दिनों में आराम से पढ़ सकते हैं, 18-20 दिनों के अंदर, तब आपको इसके साथ में जाना चाहिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर मिलते हैं ना। तो अब साइकोलॉजी की, अच्छा एक सूचना देनी थी कि साइकोलॉजी की क्लास जो संज्ञानात्मक विकास वाला था ना अपना, वो मैं कोशिश करूंगा आपको शनिवार को दे दूं, और रविवार को एक अधिगम की ऐसी मेगा क्लास लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो मेगा क्लास उसकी मेरे हिसाब से संडे ठीक रहेगा, क्योंकि संडे में पूरे दिन आपके लिए स्लाइड बना सकता हूं, और उसके बाद में शाम को आपको मैं क्लास उसी तरह जैसे ये दी थी वैसे ही दे सकता हूं। तो साइंस वाले भी थोड़े खुश हो जाएंगे, नहीं तो एसएसटी वालों की तो पौ बारे 25 हुई है, लेकिन साइंस वाले थोड़े सी खपा रहते हैं कि ये सर साइंस से क्यों नहीं है, एसएसटी से क्यों है। तो मेरी स्ट्रीम हो रही है साथियों, क्या किया जा सकता है, जिससे पढ़े हैं तो वो तो बिल्कुल आसान रहता ही है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक राम राम, जय हिंद।